हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एन जोन में। जैसे कि आप लोग को पता है एन का हम समरी डिस्कस कर रहे हैं, जो 6 to 12 जो समरी है महेश वनवाल सर की। तो इस समरी में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? अभी पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करें। पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं मैं बता देता हूँ। ऊपर से आप यहाँ पे केंद्रीय मंत्री परिषद तक डिस्कशन हो चुका है। आज के वीडियो में आएगा महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और उसका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसका संसद, राज्यपाल और राज्य विधानमंडल। ट्राई हम करेंगे डिस्कस करने का, जितना हो जाए उतना डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए मेरे बारे में कुछ लिखा है। मेरा नाम है धीरज और आप चाहते हो मुझे हेल्प करना तो यहाँ पे आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। सोशल मीडिया पे कोई भी डाउट पूछ सकते हो और कंट्रीब्यूट कर सकते हो। चलिए सीधे चलते हैं वहाँ पे 126 पेज पे। क्लियर? जहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले चलिए हाँ, सबसे पहले क्या लिखा है? भारत के न्यायवादी का हिंदी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महाअधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल। ध्यान देना, भारत के 3 लॉ ऑफिसर है। 3 लॉ ऑफिसर है। सबसे पहले होते हैं अटॉर्नी, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। और जो स्टेट के लिए होते हैं उनको हम एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, क्लियर ना? जो स्टेट के सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं उनको हम एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। लेकिन जो देश के सबसे होते हैं उनको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उनको हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। क्लियर? यही बात यहाँ पे लिखा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड, देखो ये न्यूज आया था आज से 3-4 महीने। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ के वेणुगोपाल एज अटॉर्नी जनरल फॉर 1 more year। तो इसका मतलब अभी हमें पता चल गया अभी करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। यानी करंट पहला तो हमें पता है MC सीतलवार, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो आप बोल सकते हो वेणुगोपाल। क्लियर है? वेणुगोपाल है। ये 15वें महान्यायवादी है यानी 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। इन्होंने मुकुल रोहतागी को सक्सेस किया, मतलब इनसे पहले मुकुल रोहतागी थे। और भारत सरकार को कानूनी विषय पे अगर कोई लॉ से रिलेटेड मैटर हो तो उस मैटर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देते हैं अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अटॉर्नी जनरल इज ए पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। ध्यान देना, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। जिस यूनियन एग्जीक्यूटिव में आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट की बात करते हैं उसमें अटॉर्नी जनरल भी है। अटॉर्नी जनरल इज ए हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। क्लियर? यानी अटॉर्नी जनरल भारत के लॉ के रिलेटेड जो परामर्श देते हैं, जो सलाहकार होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के, वो है। क्लियर? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी लॉ ऑफिसर यानी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है? ये तो हमने देख लिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? उसके बाद अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट खुद करते हैं। क्वालिफाइड, ध्यान देना, अब क्वेश्चन पूछेगा आगे आएगा क्वेश्चन एक पूछे, वो मैंने इसी पेज में लिख दिया कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ चलो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं तो प्रेसिडेंट कोई ना कोई क्वालिफिकेशन तो देखेंगे। प्रेसिडेंट क्या क्वालिफिकेशन देखते हैं? प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन देखते हैं कि जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो क्वालिफिकेशन है कि 5 ईयर वो कहीं के मतलब हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, या 10 ईयर एडवोकेट होने चाहिए, या जूरिस्ट होने चाहिए। क्लियर? प्रेसिडेंट के नज़र में जूरिस्ट होने चाहिए। तो इन 3 क्वालिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, यही तीनों क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल के लिए है। अब देखो, राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति इनको अपॉइंटमेंट करते हैं और राष्ट्रपति के प्लेजर पे काम करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे लिखा हुआ ना आर्टिकल 74, हाँ आर्टिकल 76 सब क्लॉज 4 के अनुसार महान्यायवादी
किसके प्रसाद पर्यत पद धारण करते हैं, किनके प्लेजर वाले पोस्ट धारण करते हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अपने प्लेजर पे इनको अपॉइंट करते, जब चाहे इनको हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए 3 कार्य। राष्ट्रपति क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट साहब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को 3 काम सौंपते हैं। क्या क्या काम सौंपते हैं। पहला, भारत सरकार से कोई अगर मान लो कोई केस होता है जिसमें अगेंस्ट हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में, तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कौन केस लड़ेगा, कोई ना कोई वकील लड़ेंगे केस। वो वकील कौन होंगे, वो वकील होंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है ना। भारत सरकार की तरफ से कोई केस होगा तो भारत सरकार की तरफ से केस कौन लेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट है, संविधान के आर्टिकल 143 के अंतर्गत, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। ध्यान देना, राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग अगर राष्ट्रपति मतलब कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के जगह पे सुप्रीम कोर्ट में कौन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे खुद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर। अगर सेम इसी तरह ऊपर में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है किसके खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पक्ष कौन रखेंगे, अटॉर्नी जनरल। लेकिन हाई कोर्ट में भी हो तो भी ये पक्ष रखेंगे। और ये वाला प्लेजर वाला तो हम पॉइंट डिस्कस कर ही लिए। अब उसके बाद बहुत अच्छा है क्योंकि आपको पता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, तो दोनों हाउस, राज्यसभा, लोकसभा के या किसी भी कमेटी नहीं होती, बहुत सारे पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, हर एक कमेटी में बात बैठने का अधिकार है, डिस्कस करने का अधिकार, कुछ भी कर सकते भाई। लेकिन 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 वोट नहीं दे सकते, वोट नहीं। क्लियर। डिस्कस कर लो आप राज्यसभा में जाके, आप किसी भी संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटी में जाके बैठ लो। क्लियर है, लेकिन वोट नहीं देने देंगे। अब देखना, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है भाई, सॉलिसिटर जनरल यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया असिस्ट मतलब हेल्प करते हैं किनका, अटॉर्नी जनरल को, ताकि अटॉर्नी जनरल अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके, क्योंकि सारा काम अटॉर्नी जनरल खुद तो नहीं कर सकते, तो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट कौन करते, सॉलिसिटर जनरल। अब ध्यान देना, आपको ये मत लगना चाहिए एडवोकेट जनरल कौन होते हैं, ये तो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। क्लियर, स्टेट गवर्नमेंट में। और एक और चीज यहाँ पे बात बता दो, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ध्यान देना, जो अटॉर्नी जनरल इंडिया है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। लेकिन महाअधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जो स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, स्टेट के, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं, वो एक मात्र स्टैट्यूटरी पोस्ट है। क्लियर, मात्र एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। अब बताओ, ये वाला बताने की जरूरत है, मैं पहले ही पेज में बता दिया था के वेणुगोपाल के बारे में। अब देखा, अब आते हैं सीएजी के बारे में। भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी नियंत्रक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, पहले थे वी नरहरि राव। लेकिन अभी वाले कौन है, अभी वाले ये देख लो, जीसी मुर्मू। इनसे पहले विनोद राय साहब थे। देखो जनरली जो सीएजी बनते हैं जनरली क्योंकि मैं बहुत सारे से पोस्ट देखो आईएएस ही होते हैं। और इनका एक चीज ध्यान दें, टर्म लेंथ होता है या तो 6 ईयर होता है या तो 65 साल। अगर कोई बंदा 62 साल का है, अगर उनको सीएजी बनाया गया तो उनकी टर्म कितनी होगी, ऑब्वियसली 3 साल बाद तो रिटायर हो ही जाएंगे, तो उनकी टर्म होगी यहाँ पे 3 साल। लेकिन अगर कोई 58 में मतलब 50 साल में बन गए तो कब तक हटेंगे, 65 साल तक नहीं, बिल्कुल नहीं, वो 56 साल में ही हट जाएंगे। क्लियर। वन से थोड़ा चार्ज लगा ले रहे हैं क्या, चार्ज में। तो सबसे पहले आप क्या लिखा है, संसद में लोक सेवा समिति यानी एक पब्लिक सर्विस कमेटी होता है, पब्लिक सर्विस कमेटी। आप इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी भी बोलते हैं।
नहीं, पब्लिक अकाउंट कमेटी कुछ और होता है। क्लियर है ना? पब्लिक सर्विस कमेटी एक होता है कि बैठकों में कौन उपस्थित रहता है, सीएजी बैठते हैं, सीएजी बैठते रहते हैं। बी आर अम्बेडकर, ध्यान देना, सीएजी किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 148 में लिखा है। और ये देखो सबसे पहले कौन है, वी नरहरि राव। क्लियर? उसका देखो बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि सीएजी सर्व प्रमुख अधिकारी होगा। मतलब सीएजी बता क्या रहे थे, बी आर अम्बेडकर क्या बता रहे थे कि 4 पोस्ट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे ध्यान देंगे। यानी सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो इन वित्तीय और रक्षा में कौन कौन है, सुप्रीम कोर्ट, कि मतलब ये अगर थोड़ा भी इधर उधर काम किए तो गया, देश का भला हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बाद यूपीएससी और उसके बाद सीएजी। 4 पोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको पर्स बोला जाता है। इनका काम होता है ऑडिटिंग करने का, ऑडिटिंग करते हैं कि सरकार ने खर्चा कर दिया। सरकार को आप ऐसा नहीं बोल सकते, ऑडिटिंग का मतलब ऐसा नहीं होता कि सरकार को अलॉट करते, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने एक बार खर्चा कर दिया, उसके बाद देखते हैं कि खर्चा कहाँ कहाँ गलत हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे, सब कुछ। अब देखो भारत में सीएजी का पद किसके द्वारा, ऑब्वियसली आपने यहीं पे देखा आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, तो कहाँ से होगा, संविधान द्वारा होगा, यानी क्रिएशन ऑफ पोस्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। और इनका टर्म कितने साल का होता है, 6 ईयर और 65 ईयर, और इसमें जो अर्लियर आ जाएगा। क्लियर? अब देखो भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है, किसका मार्गदर्शक होता है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों में अर्थ समझिए। लोक सेवा कमेटी है, पब्लिक सर्विस कमेटी, ध्यान देना ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है। लेकिन जो यहाँ पे लोक सेवा समिति है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, आपको पता हो 3 टाइप की फंड होती है, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी फंड और एक पब्लिक अकाउंट कमेटी भी होता है। तो ये 3 कमेटी का पार्ट है, 3 फंड, फाइनेंशियल फंड के बारे में है। तो देखो भारत का नियंत्रक सीएजी किसका मार्गदर्शक होता है, लोक सेवा पब्लिक अकाउंट कमेटी का मार्गदर्शक होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का मार्गदर्शक होता है। यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट सीएजी के पास आती है। सीएजी रिपोर्ट दिया, पब्लिक अकाउंट कमेटी ये अब चेक करके पार्लियामेंट के फ्लोर पे रखेगा। क्लियर? नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक बोला गया है। यानी ध्यान देना, सीएजी को क्या बोला गया है, सीएजी को बोला गया है कि आप चीफ गार्जियन हो पब्लिक पर्स का। राज्य और केंद्र सरकारों के सभी खर्चों का वित्तीय जांच कौन करता है, ऑब्वियसली सीएजी करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा अधिकार के पेंशन और भत्ते किस पर आधारित होते हैं, ऑब्वियसली संचित निधि का मतलब होता है कंसोलिडेटेड, निधि का मतलब होता है फंड। क्लियर? फंड। तो हाँ, यहाँ पे देखो भारत की कंसोलिडेटेड फंड से इनकी सैलरी भी जाती है, इनके पेंशन भी, अलाउंस, सब कुछ जाता है। अब देखो कुछ आर्टिकल लिखा हुआ है कि 148 में क्या लिखा है कि कब इनका नियुक्ति कैसे होगा, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, रिमूवल कैसे होगा। 149 में लिखा है इनके कार्य, इनकी वर्क एंड इनका पावर कहाँ तक होगा। उसके बाद इनको राष्ट्रपति को सलाह देंगे, वो आर्टिकल 150 में लिखा है। रिपोर्ट ये जो देंगे 151 में लिखा है। क्लियर है? रिपोर्ट जो ये देते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी को, वह लिखा है 151 में। अब चलिए हम चलते पार्लियामेंट। देखो आपको पता है कई टाइप का बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, उसके अलावा होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो आपको सबसे बताना है कि मनी बिल किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 110 में दिया गया है। देखिए आपको डिटेल में देखना है तो मेरा लूसेंट वाला कोर्स देखिएगा, उसमें अभी मैं पॉलिटी में यहाँ तक नहीं आया हूँ, लेकिन मैं कराऊंगा तो डिटेल में ही कराऊंगा। देखो लोकसभा का अध्यक्ष, यानी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, स्पीकर। सबसे पहले स्पीकर जब रेजिग्नेशन अगर देंगे स्पीकर, मतलब अपना कि भाई ये लेटर लो, मैं अब से नहीं रहूंगा, किसको देंगे, डेप्यूटी स्पीकर को देंगे। डेप्यूटी स्पीकर यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। क्लियर?
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग क्या बात किया गया है कि लोकसभा के सीटों को राज्य के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर होगा। जनगणना जो सेंसस किया गया था 1971 के, उसके हिसाब से किया गया। इसके बाद जो डेलिमिटेशन कमीशन है, जो बांटती है कि भाई इस स्टेट में तो इतने सीट होंगे, वो क्योंकि वो इस हिसाब से बांटती है कि एक सीट पे समान नंबर पॉपुलेशन हो। एक सीट पे समान नंबर, एरिया नहीं देखती है वो, पॉपुलेशन देखती है। अगर एरिया छोटा, जैसे मान लो एक एरिया है 1 लाख पॉपुलेशन, इस एरिया में 5 लाख पॉपुलेशन, तो इसमें 5 सीट बांटा जाएगा। 1 2 3 4 5 ऐसे बांटा जाएगा, एक सीट इसका और एक सीट इसका। तो ये किस पॉपुलेशन के आधार पर बनाया जाता है? जो सेंसस 1971 सेंसस ने जो डेटा दिया था उसके हिसाब से बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि 2011 आप समझ लेना, नहीं। क्लियर। अब है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित होता है। ऑब्वियसली नॉर्मल बात है कि लोकसभा का जो सदस्य होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, यानी जिनको हम अध्यक्ष बोलते हैं, वो लोकसभा के 545 में से ही कोई होते हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि राज्यसभा को कुछ एक्सक्लूसिव पावर दिए गए हैं, कुछ एकांतिक शक्ति प्राप्त है। वो किस आर्टिकल में दिया है? वो 249 आर्टिकल में दिया है। यहाँ पे एक चीज आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में यहाँ पे आप देखो आर्टिकल 249 डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। मतलब कि अगर स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट जिसको अभी अप्लाई करना इम्पॉर्टेंट है, तो राज्यसभा के पास पावर है कि राज्यसभा अगर 2/3 मेजोरिटी से पास कर देगी ना, तो सारे के सारे स्टेट को मानना पड़ेगा वो। क्लियर। लेकिन लोकसभा के पास ऐसा कोई पावर नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा के जो भी लोग होते हैं वो किसी न किसी स्टेट से आए होते हैं। तो राज्यसभा जो फैसला लेते हैं, स्टेट की सहमति तो होती ही होती है उसमें। क्लियर है ना। उसके बाद आर्टिकल 312 में दिया गया है ऑल इंडिया सर्विस के बारे में, ऑल इंडिया सर्विस का क्रिएशन के बारे में ये भी दिया हुआ है। ये भी राज्यसभा का एक्सक्लूसिव पावर है। यहाँ पे देखिए एक और है, हाँ ये तो हमने देख लिया। द मैक्सिमम, हाँ यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ए रिजोल्यूशन पास्ड अंडर आर्टिकल 249 इन 1 ईयर वेयर देयर इज नो टाइम। हाँ 249 के अंदर जिन्होंने जो पॉलिसी वो बनाएंगे वो उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होगा? 1 ईयर होगा। क्यों राज्यसभा तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन में ना बना रही है कानून, तो उसके लिए एक ही साल के लिए लागू होगा। लेकिन 312 के अंदर कोई ऑल इंडिया सर्विस बना दी, ऐसा नहीं कि 2 साल बाद वो ऑल इंडिया सर्विस गायब हो जाएगा, नहीं। नेक्स्ट देखना, भारत की चौथी सूची किस प्रकार के प्रावधान है? भाई इंडिया के जो 4th शेड्यूल है, 12 शेड्यूल में से जो 4th शेड्यूल है, उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें दिया हुआ है कि राज्यसभा के में जो मेंबर है किस किस स्टेट से आएंगे और कितने कितने नंबर आएंगे। जैसे यूपी से 31 आएंगे, उसी तरह किस किस स्टेट से कितने आएंगे। उसके बाद लोकसभा का अधिकतम नंबर कितना हो सकता है? 552। क्लियर। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्ति यानी प्रिविलेज मिलेगी। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां का मतलब इम्यूनिटीज को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? किस आर्टिकल में मिला हुआ है? संसद को, ध्यान देना संसद को मिला हुआ है 105 आर्टिकल में, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी स्टेट के जो एमएलए होते हैं उनको मिला है आर्टिकल 194 के तहत। क्लियर। अब ध्यान देना, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति यानी कोरम का मतलब होता है कोई भी मीटिंग होगी इतना मिनिमम पर्सन चाहिए ही चाहिए वहाँ पे प्रेजेंट। कोई भी लोग चला जाएगा नहीं भाई, मिनिमम वही लोग जाएंगे जो या तो एमपी ही लोग जाएंगे ना। तो ध्यान देना 545 मेंबर है, उसमें से कम 55 उपस्थित होंगे तभी कोई डिबेट डायलॉग कुछ भी होगा। राज्यसभा की न्यूनतम एज कितना होता है राज्यसभा में जाने के? 30 साल। लोकसभा में 25 साल। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित जनसंख्या की मतलब सदस्य संख्या कितनी है? 250।
संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट संसद के सदस्य नहीं होते, मतलब वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर ही नहीं होते, फिर भी उस पर चेयर करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति? आर्टिकल 253 में लिखा है कि जो रिलेशन अगर कोई इस्टाब्लिश करना है किसके लिए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए, तो किसी इसमें स्टेट से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। भले ही स्टेट, जैसे मान लो आपको सरकार को करना है रिलेशन बांग्लादेश से, तो आप पश्चिम बंगाल से थोड़ी ना पूछोगे कि आपके यहाँ से कुछ ऐसा वैसे, नहीं। यहाँ पे बताया गया कि भारतीय संसद में 3 चीज़ होते हैं, पार्लियामेंट में 3 चीज़ होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? मतलब कि मैंने पिछले ही लेक्चर में बनाया था ना कि जो किस स्टेट में कितने सीट होंगे, कितनी कंस्टिट्यूएंसी होगी, ये डिपेंड करता है 1971 के सेंसस के हिसाब से। अब इसको अपडेट कब किया जाएगा? वर्ष 2026 में। अब देखो संसद से रिलेटेड कुछ आर्टिकल है। सबसे पहले इस्टाब्लिशमेंट 79 आर्टिकल कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए पार्लियामेंट का। उसके बाद नेक्स्ट राज्यसभा का संरचना, राज्यसभा यानी कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा। अब नेक्स्ट है लोकसभा की संरचना यानी कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। प्रत्येक जनसंख्या के पश्चात पुनः समायोजन यानी रीएडजस्टमेंट कि इस स्टेट में इतने मेंबर होंगे, तो इतने स्टेट में इतने मेंबर होंगे, इतने कंस्टिट्यूएंसी होगी, तो जिस स्टेट में ज़्यादा होगा वहाँ उन लोग तो खुश हो जाएंगे, यानी वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन सरकार ने क्या किया, इसमें बदलाव कर दिया। आर्टिकल 182 में हमने देखा ना, आर्टिकल 82 के अनुसार बदलाव किया गया ना। अब जो पॉपुलेशन देखा जाता है हर 10 साल पे नहीं, अभी 1971 के हिसाब से देखा जाता है। बदलाव फिर करेंगे। यहाँ पे देखो संसद के सदनों की अवधि, ध्यान देना, सदनों की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्वालिफिकेशन, संसद का सत्र यानी सत्रावसन या विघटन कैसे किया जाएगा, सेशन का मतलब सत्र, प्रोरोगेशन मतलब सत्र को ख़त्म करना, एक सत्र को डिजॉल्व करना, क्लियर है, विघटन का मतलब डिजॉल्व करना। राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित और संदेश देने का अधिकार, कि मतलब प्रेसिडेंट एड्रेस कर सकते हैं और मैसेज सेंड कर सकते हैं हाउसेस को। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन यानी स्पेशल एड्रेस करेंगे राष्ट्रपति। सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, यानी इसमें क्या है, राइट टू मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल इन रेस्पेक्ट टू हाउस, मतलब इसका भी अधिकार होगा। ऐसा बताएगा ना कि AGI किसी भी हाउस, किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी में जाके बैठ सकते हैं, मिनिस्टर भी बैठ सकते हैं कभी भी। अब देखो आर्टिकल 89 क्या है, राज्यसभा के सभापति, द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के उप सभापति की रिक्ति, त्यागपत्र और पद से राजन, वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन। क्लियर। कुछ और आर्टिकल दिया है, सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। सिंपल है, पावर टू डेप्यूटी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज द चेयरमैन। क्लियर। जब राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन न होना, यही बात सब इसमें लिखा गया है कि नॉट टू प्रेसाइड वाइल रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑफिस अंडर कंसिडरेशन, मतलब जब रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है तब वो डिप्टी चेयरमैन के या चेयरमैन के पोस्ट पे नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, पता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की रिक्ति यानी रिमूवल, रेजिग्नेशन तथा उनको रिमूव किया जाना। रिक्ति का मतलब सिंपल वैकेंट हो जाना, वैकेंट डेथ वगैरह के कारण भी हो सकता है। लोकसभा उपाध्यक्ष किसी अन्य व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति, मतलब कि अगर लोकसभा
अध्यक्ष कहीं गए हैं तो जो पावर होगा वो किसके पास आएगा, या तो लोकसभा उपाध्यक्ष, या अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है तो किसी और के पास होगा। ये आर्टिकल 96 में दिया है। क्लियर। 97 में दिया है सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, यानी डेप्यूटी चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन प्लस स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर का वेतन वगैरह। संसद का सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान यानी ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ मेंबर। दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियां के होते हुए भी सदनों की कार्य की करने की शक्ति और गणपूर्ति। वोटिंग ऑफ द हाउस, पावर ऑफ द हाउस टू एक्ट नॉट विथ ए स्टैंडिंग वैकेंसी एंड कोरम। क्लियर। और 99 देख लिया। 100 का मतलब 101 का मतलब है स्थानों का रिक्त होना, कि मतलब जो वैकेशन ऑफ द सीट होना, कि वैकेंट है वहाँ पे, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया तो। उसके बाद संसद की सदस्य के लिए निर्हता है, यानी क्वालिफिकेशन क्या है किसी मेंबर की कि तो वो संसद में जाके बैठ रहे हैं। अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन, कि अब वो मेंबर बनने के लायक नहीं है, हटा दो। आर्टिकल 104 में लिखा है कि आर्टिकल 99 के अंतर्गत यानी ओथ लेते के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले अर्हत न होते हुए तथा निर्हित किए जाने पर भी संसद में बैठने और मतदान करने पर दंड। क्लियर एंड सिंपल है कि पेनाल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ एंड इन्फॉर्मेशन। भाई अपने ओथ एंड इन्फॉर्मेशन किया नहीं और जाके संसद में बैठ रहे हो, क्लियर है, या आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फिर भी जाके बैठ के वोट देने की तैयारी करो, ऐसे नहीं कर सकते आप। क्लियर। अब देखिए लोकसभा का सदस्य पहले 525 था, लेकिन इसको इंक्रीज करके 545 कर दिया है। कब? 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले कौन भंग कर सकता है? सिंपल, प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने रिकमेंड किया कि सर प्लीज आप इसको क्या कर दीजिए, डिजॉल्व कर दीजिए। लोकसभा में कुछ सीट आपको पता है, जैसे 84 सीट एससी के लिए रिजर्व है, 47 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। तो टोटल एसटी जितना रिजर्व है उसमें सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? सबसे ज़्यादा स्टेट है मध्य प्रदेश में है, 6। लोकसभा का कार्यकाल 1 साल तक इंक्रीज किया जा सकता है। लोकसभा का जो पीरियड है उसको 1 साल तक इंक्रीज किया जा सकता है अगर इमरजेंसी आ गई। लोकसभा में और 2 एंग्लो इंडियन को सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया जा सकता है, जबकि ये अब हट गया है, ये वाला पार्ट अब हट गया है। क्लियर। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट करेगा। लोकसभा में न्यूनतम आयु कितना है? 25 और 545 टोटल मेंबर है। सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ से? लोकसभा राज्यसभा दोनों से। कहाँ से? यूपी से। क्लियर। डेलिमिटेशन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंस्टिट्यूएंसी में है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा है? उन्नाव में। लेकिन आपसे पूछा जाए एरिया के बेसिस पे तो आप लद्दाख वाला बोलना। पॉपुलेशन के बेसिस पे सबसे ज़्यादा कौन है? उन्नाव, लेकिन एरिया के बेसिस पे लद्दाख। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? पहले लोकसभा चुनाव कब होते हैं? 25 अक्टूबर 1951 से 21 अक्टूबर 1952 तक। ध्यान देना है क्या लिखा है। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल से समाप्ति से पहले हटा दिया जा सकता है। स्पीकर को रिमूव करना है तो आपको एक मेजोरिटी लानी होगी, जिसका मतलब है इफेक्टिव मेजोरिटी। क्लियर है? इफेक्टिव मोर देन सिंपल 545 सीट है ना, 545 सीट। आप इसमें से जो वैकेंट वाला सीट है, जैसे कुछ लोग वैकेंट है उसको हटा दिए तो टोटल मान लो 541। तो 540 का कम से कम 50% +1 लोग इनके खिलाफ इनमें वोट देने चाहिए कि हटा दो, तभी हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जितने प्रेजेंट है और वोटिंग किया और वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। ये भी होना चाहिए, लेकिन ये भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, दोनों। क्लियर। नहीं तो अगर जितने प्रेजेंट है वो वोटिंग दे दो तो सारे अपोजिशन एक दिन आ जाएंगे बिना मतलब के और क्या कर लेंगे? रेजोल्यूशन पास करके स्पीकर को हटा देंगे। लोकसभा में कम से कम कितने सेशन होने चाहिए एक साल में? कम से कम 2।
बिहार में लोकसभा में जो सीट है वो 40 है। 40 किस दो सीटों के एडिशन के बराबर है? छत्तीसगढ़ और एमपी। क्लियर? 11 और 29 कितना होगा? 40। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 ईयर होता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? ध्यान देना, प्रोटेम स्पीकर जब नया नया हाउस चुना के आता है तो राष्ट्रपति क्या कर लेते हैं, एक को प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं, जो सबसे ज्यादा एज के होते हैं जनरली, उनको प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं और फिर बोलते हैं कि अब क्या करो, कुछ तुम्हारे पास कुछ टाइम है, अब तुम क्या करना, नया स्पीकर चुनो, सबका ओथ एंड इन्फॉर्मेशन दिलवाओ, यही करो तुम। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर और उसका निर्णायक मत कब प्रयोग होता है? भाई देखो, लोकसभा का स्पीकर या चेयरमैन वगैरह सब सीधे नहीं, पहली बार में नहीं वोट देंगे। वोट तब देंगे जब देखेंगे कि दोनों साइड का वोट इक्वल है, तभी ये वोट देंगे। क्योंकि ये देखो, ये बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, मतलब आप उस समय किसी के पार्टी से नहीं बिलोंग करते रहते हैं, तो क्या करते हैं, कास्टिंग वोट का यूज करते हैं। जब निर्णायक वोट देने का, दोनों के पास 50-50 सीट वोट आ गया था कि जिसको स्पीकर देंगे वो जीत जाएगा, उस स्पीकर किसी एक को दे सकते हैं, इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। क्लियर? यहाँ पे लिखा हुआ है लोकसभा समिति, यानी सीएजी जो रिपोर्ट देती है वो रिपोर्ट जाते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास, जिसको हम लोक लेखा समिति बोलते हैं। अब वो कहाँ जाती है, वो रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट जाती है फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पे। प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी का कितना कार्यकाल होता है? ये सब पार्लियामेंट्री कमेटी है। राज्यसभा के सदस्य कहाँ से चुना जाते हैं? राज्य के विधानसभा से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। विशेषाधिकार कमेटी यानी स्पेशल पर्पस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? भाई लोकसभा से 15, राज्यसभा से 10, टोटल 25। गवर्नमेंट बिल किसके द्वारा पास किया जाता है? मंत्री द्वारा। लेकिन नॉन गवर्नमेंट बिल पास किया जाता है मंत्री के अलावा कोई भी, चाहे वो सरकार के मतलब वो चाहे विनिंग पार्टी का एमपी हो या लूजिंग पार्टी का एमपी हो, कोई भी हो, सबको हम नॉन गवर्नमेंट बिल कहेंगे। क्लियर? यहाँ पे 1-2 पेज और बचा है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता है? 12 लोग को किया जाता है ना, किसके? साइंस, सोशल सर्विस, इसके रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट है, राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त। क्लियर है? राज्यसभा में 1980-86। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, सबसे पहली महिला अध्यक्ष यानी वुमेन स्पीकर। राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना, हाँ, सबसे पहले कोई मनी बिल होता है ना, तो सबसे पहले रिकमेंडेशन देते गवर्नर देते कि हाँ आप चलिए, आप धन विधेयक निकालिए, आप पास करवाइए। क्योंकि एक बारी जब धन विधेयक आ गया तो गवर्नर उसको रिमूव या रिटर्न कुछ नहीं कर सकता, एसेंट देना ही होगा। तो इसीलिए सबसे पहले स्टार्टिंग में ही जब सरकार ऐसे लाती रहती है बिल, तो पहले ही वो रिकमेंडेशन ले ली रहती है, यानी पहले उसे हामी भरवा लिया रहता है, किससे? गवर्नर से। नेक्स्ट है, वो लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके खिलाफ लाया गया था? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है, लोकसभा का सचिवालय किसके? लोकसभा का सेक्रेटेरिएट किसके नियंत्रण में? तो ऑब्वियसली सबसे जो इसके चेयरमैन होंगे यानी अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर। भारत राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? सबसे इंपॉर्टेंट है संविधान, उसके बाद ही कोई है। भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता? भारत के प्रधानमंत्री की वेतन और भत्ते का। क्लियर? नेक्स्ट है, धन विधेयक संसद के किस सदन में पूरा इंट्रोड्यूस किया जाता है? मतलब किस सदन में? ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। राज्यसभा में जाता है, लेकिन राज्यसभा के पास एक तो 14 दिन का समय होता है कि इस दिन में पास कीजिए। अमेंडमेंट राज्यसभा करेगा, कुछ चेंज वेंज करेगा तो लोकसभा माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक यानी मनी बिल राज्य विधान मंडल के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्लियर?
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, काउंसिल में नहीं। जैसे पार्लियामेंट में भी सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, उसी तरह इसमें। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा किया जाता है? इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि डिपार्टमेंट होती है किसकी? फाइनेंस मिनिस्टर की। फाइनेंस मिनिस्टर के 5 डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल सर्विस और भी रेवेन्यू वाला होता है, लेकिन इकोनॉमिक अफेयर्स वाला मिनिस्टर डिपार्टमेंट होता है, वही बजट का रूपरेखा तैयार करता है। टैक्स और गवर्नमेंट वर्क के निर्वाह में हुई अन्य प्रतियों से सरकार, संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व कहाँ पे जाता है? ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड, जो भी पैसा आएगा ना सीधा कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। इकोनॉमी सर्वे कब प्रस्तुत किया जाता है? बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? ऑब्वियसली कोई बिल, मनी बिल है या नहीं, इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ कौन लेंगे? सिर्फ और सिर्फ लेंगे लोकसभा के स्पीकर। लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट, संसद सरकार को किस प्रकार की अनुमति पर? हाँ भाई, मुझे 3-4 महीने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि बजट तो मैंने पास कर दिया, जब बजट तो मैंने वो डिबेट के लिए डाल दिया है, बना लिया है, लेकिन पास करने में 3-4 महीने लग जाएंगे, तब तो पैसा कहाँ से आएगा? वोट ऑन अकाउंट। देखिए, तो अभी थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो हम क्या करेंगे, इन सब को एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें हम डाल देंगे बिल वाला यहाँ पे। क्लियर? एक और वीडियो बनाएंगे, और चाहे हम क्या करते हैं, अभी तो मेरा मन नहीं कर रहा है, तो इस वीडियो को बना लेता हूँ और फिर ज्वाइन मैं कर दूंगा। ओके, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। इस डिफरेंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कई टाइप के बिल होते हैं, जिसमें आते हैं ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में। बहुत आराम से डिफरेंस बताऊंगा, और इसमें कोई इंग्लिश हिंदी वाली, देखो जहाँ पे बिल्कुल इंग्लिश हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ पे मैं लिखा ही नहीं हूँ, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लगेगा और आप ही लोग बोलोगे कि आप कोर्स बहुत धीरे धीरे चला रहे हो, क्योंकि आपको पता है टाइप करने में टाइम लगता है, पीपीटी वगैरह बनाने में टाइम लगता है। सिंपल है। ऑर्डिनरी बिल लोकसभा और राज्यसभा कहीं से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से स्टार्ट होता है। क्लियर? ऑर्डिनरी बिल कोई भी मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर जो होते हैं वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मनी बिल होते हैं सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर करते हैं, सरकार के। क्लियर? ऑर्डिनरी बिल को ध्यान देना, ऑर्डिनरी बिल को अगर संसद में आपको लाना है तो सरकार की, ध्यान देना, राष्ट्रपति की पहले रिकमेंडेशन यानी राष्ट्रपति की पहले से परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति का पहले से परमिशन ज़रूरी है। अगर मनी बिल ला रहे हो तो राष्ट्रपति का परमिशन ज़रूरी है, तभी तो राष्ट्रपति, जब आप राष्ट्रपति से एसेंट मांगने जाते हो तो राष्ट्रपति सीधे हाँ बोल देते हैं। क्लियर? राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल को अमेंड भी कर सकता है और राज्यसभा रिटर्न भी बोलता है कि नहीं भाई, नए मैं स्वीकार नहीं करूँगा, लेकिन मनी बिल को न संशोधित किया जा सकता है, न अस्वीकृत किया जाता है, मतलब कि न इसको रिटर्न किया जा सकता है। क्लियर? संशोधन का मतलब अमेंडमेंट। अगर राज्यसभा अमेंडमेंट करेगा या राज्यसभा रिटर्न भी करेगा तो इससे कोई लोकसभा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या है कि राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल को ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक रोक सकता है, लेकिन मनी बिल को ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन। राज्यसभा के भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाणित लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ध्यान देना, मतलब कि कोई ऑर्डिनरी बिल है, लोकसभा से पास हुआ, सीधा राज्यसभा चले जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, राज्यसभा चले जाएगा। ऐसा नहीं कोई प्रमाणित करना, ओ ये तो इस टाइप का बिल है, नहीं, लेकिन धन विधेयक का करना होगा, क्योंकि धन विधेयक में साइन लेना होगा और स्टाम्प मरवाना होगा स्पीकर से, वो बता देंगे हाँ ये तो धन विधेयक है, तभी तो इसको 14 दिन के अंदर में राज्यसभा पे ये पाबंदी लग जाएगी, 14 दिन के अंदर में जो करना है करो। ऑर्डिनरी बिल में ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल है, इसमें ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है। अगर लोकसभा में पास नहीं की होता है ऑर्डिनरी बिल, या
को ये भी मनी बिल, तो सिंपल इसका मतलब पास नहीं होता, इसका मतलब सरकार की मेजोरिटी नहीं है। सरकार की मेजोरिटी नहीं है तो सरकार को अपना पद छोड़ना होगा, सेम इसमें भी वही है। लेकिन अगर ऑर्डिनरी बिल आपको पता है प्राइवेट मेंबर भी करते हैं, तो प्राइवेट मेंबर का पास नहीं हुआ तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। इसे राष्ट्रपति क्या कर सकता है, स्वीकृत भी कर सकता है, असेंट कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है, और अथवा पुनर्विचार यानी रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सरकार प्रेसिडेंट को असेंट देना ही होगा। क्लियर, असेंट देना होगा या विथहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट्स कमेटी संसद के किस सदनों के सदस्य। ध्यान देना, एस्टीमेट्स कमेटी एक ऐसी कमेटी है जिसमें जो मेंबर होंगे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होंगे, राज्यसभा से नहीं, ये ध्यान रखना है आपको एस्टीमेट्स कमेटी में। उसके बाद कोई भी कानूनी विधेयक यानी लीगल बिल संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ये तो नॉर्मल बात है, लीगल बिल संसद के किसी भी हाउस में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पे बात किया जाता है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल दोनों में किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल में नहीं। ध्यान देना, मनी बिल जो अंडर आर्टिकल 110 के अंदर डिफाइंड है, उसके अंदर कोई ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं है। क्लियर है ना। फाइनेंस बिल के अंदर है, वहाँ पे ज्वाइंट सीटिंग हो सकता है। इस सबको डिटेल में अगर समझना है तो मैं लुसेंट का कोर्स जो लॉन्च कर रहा हूँ, मतलब कि जो आ रहा है फ्री ही है, मतलब उसमें फंडामेंटल राइट हो चुका है, फंडामेंटल डीपीएसपी, तो वो थोड़ा और डिटेल में पढ़ाते हैं। थोड़ा मतलब समझ लो कि लक्ष्मीकांत ऑलमोस्ट हो जाता है उससे। क्लियर। संसद के 2 सत्रों के मध्य आधिकारिक अंतराल कितना, यानी जो रिसेशन हो सकता है, रिसेस हो सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ्स का हो सकता है, यानी एक सेशन दूसरे सेशन के बीच का गैप मैक्सिमम 6 मंथ्स हो सकता है। इसका मतलब है एक साल में कम से कम 2 सेशन चाहिए ही चाहिए। कॉन्टीजेंसी फंड, कॉन्टीजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है, बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के, लेकिन एक संचित फंड होता है, संचित फंड। संचित फंड का मतलब संचित निधि, संचित निधि इसका मतलब है कंसोलिडेटेड, संचित का मतलब है कंसोलिडेटेड, लेकिन कॉन्टीजेंसी का मतलब है आकस्मिक। क्लियर है। क्योंकि अगर मान लो प्रेसिडेंट को बहुत जल्दी ज़रूरी है किसी इमरजेंसी के लिए, तो ऐसा थोड़ी है कि आप पहले पार्लियामेंट से कानून पास करवाएंगे तब निकालेंगे, नहीं, अभी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है तो कॉन्टीजेंसी फंड से आप निकाल लो ना, बिना संसदीय, बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के। क्लियर। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि लोकसभा में जो विधेयक आते हैं, लोकसभा में जो बिल आते हैं, वो कई चरणों से गुजरती है, लेकिन जो बहस होती है ना, बहस जो डिबेटिंग होती है, डिबेट होती है सेकेंड रीडिंग में यानी द्वितीय वाचन में। क्लियर है। नेक्स्ट है कटौती प्रस्ताव यानी कट मोशन को और किस नाम से जाना जाता है। ऑब्वियसली क्लोजर मोशन, समापन प्रस्ताव, कट मोशन, कटौती प्रस्ताव को और किस नाम से जाना जाता है, क्लोजर मोशन। खत्म करो इसको। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकता है, मैक्सिमम 14 डेज। 14 डेज के बाद दिया तो इसका कोई मतलब ही नहीं। 14 डेज के अंदर भी अगर राज्यसभा चाहे कि मेरा मन है कि अमेंडमेंट करवा दे, कुछ चेंज करवा दे, लोकसभा का मन होगा तो मानेगा, नहीं मन होगा नहीं मानेगा। मतलब मनी बिल पे पूरी तरह लोकसभा का कंट्रोल है, लोअर हाउस। यदि वार्षिक संघीय बजट यानी यूनियन बजट, वार्षिक यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र दे देता है। ऑब्वियसली, क्योंकि आपका यूनियन बजट पास नहीं हुआ है, इसका मतलब हाउस में आपकी मेजोरिटी नहीं है। हाउस में आपकी मेजोरिटी नहीं तो आपको तो रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा ना, दूसरी पार्टी बनेगी। नेक्स्ट, लोकसभा, यहाँ पे सिंपल बता है, लोकसभा और राज्यसभा जो ज्वाइंट सीटिंग करती है, ज्वाइंट सेशन लेते हैं, ज्वाइंट सेशन, इसका हेड कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, कौन सी, एस्टीमेट्स कमेटी। भाई 2 बार आ गया है अभी। क्लियर, यही तो अभी क्लियर। तो देख लो 2 बार कोई क्वेश्चन को रिपीट करते रहे। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग
अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकता है बिना किसी राज्य, ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशन में, विदाउट किसी स्टेट के कंकरेंस से, चाहे वो देश किसी स्टेट के बॉर्डर के पास भी क्यों ना हो। क्लियर। संसद की लोक लेखा समिति मतलब तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेख परीक्षक की रिपोर्ट का ऑब्वियसली कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड रिपोर्ट आएगा ना तो सीएजी उसको ऑडिट करती है। सीएजी ऑडिट करके देगी पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति को देगी, और फिर ये रिपोर्ट देगी किसको, पार्लियामेंट में प्लेस करेगी। भारतीय संसद किस माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करते, ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा में 15, राज्यसभा में 7। क्लियर। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 229 आते हैं स्टेट से, 4 आते हैं यूनियन टेरिटरी से, 12 नॉमिनेटेड होते हैं यानी मनोनीत। राज्यसभा सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है, कॉन्फिडेंस मोशन। क्लियर है ना। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया इसका मतलब सरकार मेजोरिटी में नहीं है, सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक में हुई थी, मतलब किस बिल को पास करने में दोनों असफल हो गए, दोनों ज्वाइंट सिटिंग करते हैं। देखो ज्वाइंट सिटिंग एक्चुअली होता कैसे है, मान लो लोकसभा ने बिल को पास कर दिया, राज्यसभा गया, राज्यसभा 2 चीज़ करेगी, एक तो सिंपल पास कर देगा, लोकसभा को कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्यसभा 2 चीज़ करे, एक मान लो राज्यसभा इसमें कुछ अमेंडमेंट किया, और राज्यसभा दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, राज्यसभा इसको रिटर्न सिंपल कर दिया। क्लियर। तो अगर मान लो अमेंडमेंट कर दिया, राज्यसभा अमेंडमेंट कर दिया, लेकिन ये अमेंडमेंट लोकसभा को मंजूर नहीं है, रिटर्न कर दिया, ये भी लोकसभा को मंजूर नहीं, तो इन दोनों केसों में क्या हो सकती है, इन 2 केसों में हो सकती है क्या, ज्वाइंट सिटिंग। क्लियर। आपको डिटेल में सब मैं लूसेंट वाले में बताऊंगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करती है, स्पीकर को, सारे स्पीकर को ही करते हैं। संसद में लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ऑब्वियसली जो भी जितने भी पार्लियामेंट्री कमेटी है ना, अगर लोकसभा से रिलेटेड है तो सबके जो चेयरमैन होगा उसका चुनाव, उसका अपॉइंटमेंट स्पीकर ही करते हैं। नेक्स्ट है, संसद या विधानसभा में कोई सदस्य लगातार कितने दिन तक नहीं आता है, 60 दिन तक कोई अगर नहीं आएगा ना तो उसको मान लेंगे कि वो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यदि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है, कौन ऐसा बना सकता है, राज्य सूची के, राज्यसभा बना सकता है। राज्यसभा मतलब कोई स्टेट सब्जेक्ट है, इस पे कानून कौन, लोकसभा नहीं बना सकता, राज्यसभा बना सकता है। अगर राज्यसभा 2/3 से पास कर दे किसी को स्टेट सब्जेक्ट पे तो बनाया जा सकता है कानून। प्रिविलेज मोशन, किसी मंत्री के विरुद्ध प्रिविलेज मोशन कब लगाया जाता है, ध्यान देना, जब मंत्री वगैरह क्या करता है, उनका जो काम होता है उसके लिए रॉन्ग डेटा प्रस्तुत करता है, रॉन्ग डेटा लोगों को देता है, थोड़ा बहलाता है लोगों को, या हम ऐसे बोल सकते हैं डेटा देता ही नहीं है। क्लियर है ना, डेटा देता नहीं है या रॉन्ग डेटा देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 को निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक की वयस्क होने की आयु 18 साल कर दी गई। पहले 21 साल था कि अब 21 साल बाद वोट दे सकता था, लेकिन अब 18 में ही देने लगे। किस एक्ट में, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। लोकसभा का शून्य यानी 0 जो होता है अधिक से अधिक कितने घंटे का हो सकता है, 1 घंटे का, 1 आवर का। संसद में स्थगन प्रस्ताव यानी एडजॉर्नमेंट मोशन,
एडजॉर्नमेंट मोशन भाई तभी लाया जाता है जब बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर हो, इम्पोर्टेंट इशू पे डिस्कशन करना हो। तो सारे मैटर छोड़ो, इस पे डिस्कस करो, इसका मतलब ये होता है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्याय समीक्षा के द्वारा। क्लियर है ना? मान लो सिंपल बात करें कि भारत का संविधान भारत का पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, भारत का संसद कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसको कुछ ज़्यादा करने से कौन रोकता है? जुडिशियल रिव्यू। मतलब पार्लियामेंट जो भी कानून बनाता है, जुडिशियल रिव्यू एकदम अच्छे से आंखों से देखता है, माइक्रोस्कोप की तरह एकदम देखता है, दूरबीन से। प्रतिबंधित ही तो कर रहा है ना। नेक्स्ट है, सदन की कार्यवाही प्रथम घंटा क्या कहलाता है? क्वेश्चन आवर। प्रथम घंटा क्वेश्चन आवर कहलाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, हम डिस्कस करते हैं। ये तो हम सारा डिस्कस करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार, यानी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो एरिया होगा उसको एक्सटेंड करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। एरिया का मतलब और कौन सा मैटर देख सकते हैं ऐसे ऐसे। भारत के सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 28 जनवरी 1950। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अगर एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति करना, एक्टिंग चीफ जस्टिस थोड़ा कार्यवाहक, क्योंकि अगर मान लो मेन चीफ जस्टिस किसी वजह से अभी उपस्थित नहीं है तो इसलिए कार्यवाहक चीफ जस्टिस को बनाया जाएगा। कौन करेगा? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट। सब काम तो वही करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अभी टोटल कितने जजेस हैं? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी कुछ समय पहले 31 से 34 हुआ है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है। मतलब 33 जज है प्लस एक चीफ जस्टिस। दूरसंचार विचार निपटारण एवं अपील अधिकरण, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुने थे। हाँ समझ गया ना, याद आया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारण करता है? या चाहे उच्चतम न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो। उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों एक ही चीज़ है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय भी सुप्रीम कोर्ट। वेतन कौन निर्धारण करता है? ऑब्वियसली पार्लियामेंट। नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट, मतलब अपॉइंटमेंट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति, पावर किसके पास है? जब आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर को इंक्रीज करना है, पावर है पार्लियामेंट के पास। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? किस प्रक्रिया के द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पे। ध्यान देना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्रेसिडेंट हटाते हैं, लेकिन रिकमेंड कौन करते हैं? पार्लियामेंट। भाई बहुत लंबा प्रोसेस होता है हटाने का, अभी तक कोई नहीं हटा है। रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं। ऑब्वियसली पता है 65 पर साल में वो रिटायर करते, उसके बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन, किसके रिकमेंडेशन पे वह अन्य स्थान पे भी सुनवाई कर सकते हैं? राष्ट्रपति के अनुमोदन पे, राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन पे वो अलग जगह भी सुनवाई कर सकते हैं। रिटायरमेंट का एज कितना है? 65। कौन सा अनुच्छेद, ध्यान देना, कौन सा अनुच्छेद वगैरह के आर्टिकल के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एक बार ही हम बहुत सारे आर्टिकल बताएंगे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो कौन सा आर्टिकल अपीलेट जुरिडिक्शन के बारे में बोलता है कि अपील से, जैसे सुप्रीम कोर्ट में गया वहाँ से अपील आया, हाई कोर्ट में गया वहाँ से अपील आया सुप्रीम कोर्ट के पास, ऐसी बात है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 134। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई, यानी वन सेक हेडफोन निकल गया था एक से। हाँ चलो, सिंपल बताओ कि आपने बहुत ऐसा सुना होगा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, यानी संविधान से रिलेटेड मैटर है। तो ऐसे मैटर पे कम से कम 5 जजेस तो होंगे ही होंगे। बिना 5 जज के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को आप एक जज के साथ डील नहीं कर सकते। सिंपल
अब कुछ आर्टिकल लिखा है संविधान के भाग 5 जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे हैं, उसमें से आर्टिकल 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। क्लियर। सबसे पहले अनुच्छेद 124 जिसमें बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन, इस्टाब्लिशमेंट और गठन के बारे में सारे प्रावधान है। नेक्स्ट है 125 क्या है, सिंपल सैलरी वगैरह के बारे में है। 126 क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे होगा एक्टिंग चीफ जस्टिस का, ध्यान देना, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। 127 क्या कहता है, एडहॉक जजेस की नियुक्ति, समझो ये भी कुछ समय के लिए होता है। आर्टिकल 128 क्या कहता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने, हाँ अटेंडेंस आप बुला सकते हैं रिटायर्ड जजेस की, सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट बुला सकते हैं कि कोई ऐसा मैटर हो जहाँ पे बस एडवाइस, क्योंकि इनकी बातें तो रखी नहीं जाएगी, बस ये एडवाइस कुछ दे सकते हैं ऐसी बातों के लिए। क्लियर। 129 क्या है, उच्चतम न्यायालय को हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे होगा, ये बात कहाँ पे 130 में दिया हुआ है। उच्चतम न्यायालय का स्थान, ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात किस आर्टिकल में दिया है, 131 में। 136, हाँ उसका सीधे 136 है, और क्योंकि इसके बीच का इम्पॉर्टेंट नहीं इसलिए नहीं दिया, तो मैंने इंग्लिश वाले में भी नहीं डाला, क्योंकि हमें अभी इससे इम्पॉर्टेंट करनी है, क्योंकि ये इस बुक को करने का मतलब है आपको इससे पहले ये बुक मतलब ये टॉपिक सब डिस्कस किए हैं। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन 131 में दिया है, स्पेशल लीव टू अपील 136 में दिया है, स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट। रिव्यू पिटीशन, ध्यान देना, मैं उच्चतम न्यायालय की अपने नहीं, ध्यान देना, पुनर्विचार यानी अपना कोई जजमेंट दे दिया, आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है अपनी बातों से पलट जाता है, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को पता चले ओ इस पिछले जजमेंट पे कुछ खामियां रही, यानी नए इसको फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। तो जो फिर से रिव्यू किया जाता है उसको, हाँ फिर से रिव्यू जो किया जाता है वो होता है आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 137। 141 में क्या है, ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आपको पता है हमारा जुडिशियरी इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलेगी वो बात सबको मानी जाएगी, सबके द्वारा बाइंडिंग होगा यहाँ। क्लियर है। और 105 पावर, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केस, ये सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए आपके बुक में नहीं दिया था। क्लियर। 142 ध्यान देना, 141 के हिसाब से क्या है बता दिए। 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, ध्यान है 142 में बहुत ज़्यादा पावर है कि कोई भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, कोई भी, मतलब 142 तो इतना ज़्यादा पावर देता है सुप्रीम कोर्ट का, आपको सोच भी नहीं सकते। 143 क्या करता है, उच्च राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस चाहिए, सिंपल बताइए सुप्रीम कोर्ट साहब, मतलब चीफ जस्टिस साहब बताइए, एडवाइस दीजिए कि हम इस सिचुएशन में क्या करें, ऐसे एडवाइस की बात करो। 145 क्या है, 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रियाएं को विनियमित करने के लिए रूल बनाने की शक्ति है। क्लियर। देखो इसका इंग्लिश में क्या है मैं बताता रहा हूँ कि देखो रूल ऑफ, नाम से पता चला, रूल ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट को चलाने के लिए कुछ रूल तो होगा ना भाई, कुछ प्रैक्टिस, कोई प्रोसीजर तो होगा ना, इस सब का पावर कि हाँ सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बहुत रूल में बदलाव कर सकता है, लेकिन विदाउट ऊपर वाले के रिकमेंडेशन के नहीं। 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति, ऑब्वियसली नॉर्मल बात है, ऑफिसर ऑफ सर्वेंट फॉर एक्सपेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सब्जेक्ट मैटर इंटरप्रिटेशन। क्लियर। ध्यान देना, कोई केंद्र और राज्यों के बीच सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट है तो ये किसका पास है, ध्यान देना, बहुत सारी जुरिडिक्शन होती है जिसे बहुत सारे पावर होता है सुप्रीम कोर्ट का, रिट जुरिडिक्शन, अपील जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, और भी कई टाइप के जुरिडिक्शन होता है, उसमें से एक ओरिजिनल होता है, यानी सेंटर और स्टेट के बीच कोई लड़ाई होगा तो इसका मतलब कि निर्णय सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लेगा, इसका ओरिजिनल है। उच्चतम न्यायालय के संविधान के मूल ढांचों का सिद्धांत किस बाद में
प्रतिपादित है। मतलब किस केस के बाद जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर आया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑब्वियसली आप सबको पता है, केबीसी केस में है, केशवानंद भारती केस में आया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था पार्लियामेंट के खिलाफ कि पार्लियामेंट को बोला आप कुछ भी बदलाव लाइए, कुछ भी लाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर जो है, मूल ढांचा जो है, उसमें बदलाव नहीं किए चाहते हैं हम। क्लियर? केवल सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान, हाँ ऐसा कोई हाई कोर्ट वगैरह में नहीं है कि एडहॉक जजेज की या सबऑर्डिनेट की एडहॉक जजेज की प्रावधान, ऐसा कहीं नहीं है। संविधान में कौन सा आर्टिकल, ये पिछले 137 देखा ना, यही वाला, तो सेम क्वेश्चन अगर दोबारा है तो अब मैं उसको भी इंग्लिश में लिखने लगूँ तो क्या फ़ायदा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा मैं नया सब्जेक्ट आपको करा दूंगा। ध्यान देना, भारत में संविधान की मूल संरचना यानी संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत का स्रोत क्या है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट कैसे, कोई भी देखेगी कि सुप्रीम कोर्ट कैसे बेसिक स्ट्रक्चर पे जा सकेगी, देखिए हाँ जुडिशियल रिव्यू करते हैं, अगर थोड़ा भी गलत उलत हुआ तो हम हटा देंगे इसके कानून को। नेक्स्ट, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन कौन मामले आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन, मतलब मूल अधिकार के वगैरह के बारे में जो है ना, फंडामेंटल राइट के बारे में है। तो फंडामेंटल राइट में कोई चेंजेज करना हो तो ये किसके पास आते हैं? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की। कस्टोडियन, ध्यान देना, भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन किसको बोला जाता है? संरक्षक कौन बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अब देखो, न्यायाधीशों के पास कुछ प्रिविलेज मिलाते हैं, प्रिविलेज। अब उन्होंने जजमेंट कुछ सुनाया तो उसकी जजमेंट का डिस्कशन लोकसभा राज्यसभा में मत करने लगना। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगता है, यही तो मैंने बताया। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई भी चर्चा नहीं होगी। किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव, हाँ लेकिन जब यहाँ पे जजेस को हटाने का प्रोसेस होता है, रिमूवल प्रोसेस होता है, तब तो भाई तब तो डिस्कशन चाहिए। क्लियर? अब एक और टर्म है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 129 में दिया है कि कोई अगर मान लो अवहेलना करता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अवहेलना करता है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो टाइप का होता है, एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल। क्लियर है ना? तो आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, लेकिन आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय से रिलेटेड है। क्लियर? अब रेस्ट्रिक्शन, जजेस को क्या क्या मना किया जा चुका है? सबसे पहले, कोई भी वकालत का काम नहीं करोगे आप रिटायरमेंट के बाद। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य, प्लीड और एक्ट नहीं कर सकता। 124 में लिखा है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? यही है ना? हाँ, अगले पेज में आ गया। अब क्या है? हाँ, ये तो नॉर्मल बात लिखा है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन जब होता है ना, तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 रेट जारी करती है, यही लिखा हुआ। प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस कौन थे? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। ध्यान देना, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवादों सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस हाँ, संविधान की व्याख्या, कोई संविधान के इंस्टीट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से कोई भी रिलेटेड टॉपिक हो ना, तो ये बात सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आती है, सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं कि इस बात पे हाई कोर्ट डिस्कशन करने लगे। कानूनी मामले में उच्चतम न्यायालय से किससे परामर्श लेने का अधिकार है? ऑब्वियसली आपने देखा कि राष्ट्रपति, मैं बता ही चुका हूँ। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम है। ऑब्वियसली
आपको जो फंडामेंटल राइट है, आप क्या देता है फंडामेंटल राइट, यही देता है ना कि आप क्या करना चाहते हो और जो करना चाहते हो वो आप अच्छे से कर सको, आपको एम्पावर बनाए, आपको सक्षम बनाए कि आप वो कर सको। क्लियर? ये बात कब बोली गई थी? गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी। अब आपको पता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दी है? सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 232 और हाई कोर्ट 226। हाँ, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के अपीलेट जुरिडिक्शन को 4 भाग में बांटे गए। ध्यान देना, आपको सुप्रीम कोर्ट के कई जुरिडिक्शन में रहते थे, ओरिजिनल, अपीलेट, अपील हो गया, रेट, उसके बाद एडवाइजरी। क्लियर? उसमें आपको एक अपीलेट जुरिडिक्शन है, उसको 4 भाग में बांटा गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, स्पेशल जो परमिशन होती है वैसे मैटर। क्लियर? इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर किससे जुड़ी अपीलें, सिविल मैटर से जुड़ी अपीलें, क्रिमिनल मैटर और विशेष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का वकालत करना चाहिए? ऑब्वियसली 10 साल वकालत या 5 साल का जज। नेक्स्ट, न्यायिक पूर्वालोकन हो गया ना पेज। हाँ, न्याय जुडिशियल रिव्यू का अर्थ होता है सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत है उसे अवैधानिक, यानी सरकार ने कोई कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देती है, उसे नल एंड वॉइड करार दे देती थी। भारत के न्यायालय, हाँ, लोकहितवाद यानी PIL की संकल्पना किस देश से आया है? ऑब्वियसली USA से। क्लियर? जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आपको पता है, इसके सभी ने ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड वही रखते हैं, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह, ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, हाई कोर्ट इस बोले आप कैसे दे दिए, नहीं ऐसा नहीं, ये तो मैंने बता ही दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम गवर्नर डिस्कस करेंगे। तो एक वीडियो में आप जाएगी गवर्नर, राज्य विधानसभा, हाई कोर्ट एक वीडियो में आएगा। उसके बाद एक वीडियो में केंद्र राज्य संबंध, हम जल्दी टाइप करते हैं ख़त्म करने का, और एक वीडियो में आएगा फाइनेंस मिनिस्टर, देखते हैं। और चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, थैंक यू। क्लियर? अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और क्या क्या हो रहा है हमारे चैनल पे मैं बता दूं। अभी मैं आज ही रात में, अभी जैसे आपको बता रहा हूँ, अभी 10:45 हो रहा है। अभी मुझे एक और सब्जेक्ट बनाना है, अभी वीडियो लूसेंट का 2 सब्जेक्ट मैं अभी कर रहा हूँ। एक तो बायोलॉजी का, तो उसका मैं बनाऊँगा अभी वीडियो बायोलॉजी का, बॉटनी वाला। उसके बाद अभी मैं बना रहा हूँ प्लानिंग इकोनॉमी में। क्लियर? और उसके बाद ये दोनों बनाऊँगा, उसके बाद सिर्फ पॉलिटी बचेगी, और जो छोटा टॉपिक बचा है वो कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।